साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ भगवती, माँ सरस्वती को वंदन, आप सभी का अभिनंदन। जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे 10 मिनट के इस शो में भारत के नए कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी पहले तो हम लोग आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में भारत के कैग कौन है। उसके बाद में हम लोग कैग से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करेंगे केवल और केवल 10 मिनट के शो में, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होगी, यानी कि अति उपयोगी साबित होगी। आप लोग साथ साथ में नोट्स बना लीजिए, और अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसकी PDF PPT भेज दूंगा। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास गवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। सीधे हम लोग 10 मिनट के शो में मुद्दे की बात करते हैं। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान में भारत के कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, के संजय मूर्ति। और ये कौन से कैग बने हैं? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, 15वें कैग बने हैं। कैग की शपथ लेने से पहले प्यारे साथियों, के संजय मूर्ति शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में के, या फिर अपन कह सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे। ध्यान रखना मेरे साथियों, संजय मूर्ति की बात करें तो 1989 कैडर, और कैडर की बात करें तो ध्यान रखना मेरे साथियों, आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी है। आप लोगों के सामने ये जानकारी मैंने इसलिए साझा की, ये तो हर किसी को पता है कि कैग कौन है वर्तमान में, लेकिन प्यारे साथियों अपकमिंग एग्जाम में प्रश्न ये भी आ सकता है कि के संजय मूर्ति कौन से कैग बने भारत के? तो 15वें। और इससे पहले वो किस मंत्रालय में थे या फिर किस पद पर कार्यरत थे? तो शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे। आगे हम लोग बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, ये आपके 14वें कैग थे, यानी 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर, जब यूटी बना था ना, उस समय जम्मू कश्मीर यूटी के पहले उपराज्यपाल थे। क्या थे? उपराज्यपाल थे। और इनके कार्यकाल की बात करें तो मेरे साथियों 2020 से 2024 तक इनका कार्यकाल था। वी नरहरि राव की बात करें तो पहले कैग थे। कौन से कैग? पहले कैग थे। अब प्यारे साथियों, आप लोगों को ये बताना है कि वी नरहरि राव पहले कैग थे। पहले कैग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग सेशन में पहली बार जुड़े हैं या फिर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर बनाएं, जिससे आप लोगों के सामने करंट की मैं जो भी जानकारी साझा करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा। मैं वादे के साथ में कह सकता हूँ, विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे, या तो कैग से सीधा सीधा प्रश्न आएगा या फिर कैग से जुड़ी तमाम फैक्ट आएंगे जो आप लोगों के सामने ये देखिए मैं साझा कर रहा हूँ। यहाँ से वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यहाँ से सीधा सीधा एक प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, कैग की बात करें तो संविधान और संविधान के भाग संख्या 5 में आर्टिकल की बात करें 148 से लेकर के 151 तक कैग का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल। अब आप लोगों के सामने एक चीज और बता देता हूं कि कैग का कार्य क्या है, कैग किस प्रकार का पद है। तो ध्यान रखना, कैग एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है तभी तो संविधान के आर्टिकल्स में उल्लेख किया गया है। कैग संघ व राज्यों की वित्तीय लेखा जोखों का परीक्षण करता है। वित्तीय लेखा जोखा जो भी केंद्र सरकार, संघ सरकार या राज्य सरकार करती है, उनका लेखा जोखा कौन रखता है? कैग रखता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रखता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अनुच्छेद 148 में क्या लिखा हुआ है। 148 में लिखा हुआ है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जो क्या काम करेगा? संघ व राज्यों के लेखा परीक्षणों की जांच करेगा। उसके बाद में एक कैग अधिनियम बना, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आने की उम्मीद है। कैग अधिनियम 1971 में बना, जो कि कैग के कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज, पावर यानी शक्तियां, सेवा यानी सर्विस, सेवा शर्तें, सर्विस कंडीशंस और कार्यकाल की बात करता है कि कैग के क्या कर्तव्य होंगे, क्या शक्तियां होगी, सेवा शर्तें क्या होगी और कार्यकाल क्या होगा। और इन
अधिनियम के अकॉर्डिंग इनका निर्धारण कौन करेगा? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, निर्धारण, और निर्धारण कौन करेगी? फटाफट से कमेंट करके बताइए। निर्धारण करेगी आपकी संसद। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक होता है। कैग को हटाया भी जाता है, किस प्रकार से हटाया जाता है, कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है, और इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में केवल सीधे आर्टिकल यानी कि 395 आर्टिकल है, ये याद कर ले। ये याद करने से काम नहीं चलेगा। आर्टिकल के अंदर आर्टिकल यानी कि 148 का क्लोज 1, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 148 के क्लोज 1 में हटाने से संबंधित बात की गई है, यानी कि कार्यकाल तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, लेकिन इनको बीच में हटाया भी जा सकता है। 2 कारणों के आधार पर, 2 आधारों से हटाया जा सकता है। वो 2 आधार कौन कौन से? एक आधार है आपके सिद्ध कदाचार, हटाने के आधार, और हटाने के आधार क्या है? हटाने के आधार 2 है। एक है आपके सिद्ध कदाचार यानी कि प्रूव मिसबिहेवियर, और एक है आपके असमर्था यानी कि सेम एज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यानी चीफ जस्टिस के 2 कारण, 2 आधार है, वही सेम है किसके? के यानी कि प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, असमर्था के आधार पे हटाया जा सकता है। और हटाएगा कौन? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों से सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत यानी सामान्य बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कैग को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और एक चीज़ और बता दूं, कैग की इच्छा हो गई कि उससे पहले ही मेरे को इस्तीफा देना है, वो भी दे सकता है, इन्हीं रिजाइन दे सकता है। किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है, क्योंकि कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। बात करें प्यारे साथियों अनुच्छेद 148(2) किसका उल्लेख है? तो शपथ यानी कि ओथ का उल्लेख है। भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार, 3 में उल्लेखित शब्दावली के अनुसार कैग जो शपथ लेता है, और किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। अब आप लोगों के सामने प्रश्न है कि के संजय मूर्ति किसके सामने शपथ ली थी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सामने शपथ ली थी। और कैग की नियुक्ति के दौरान गजट नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, उसी के तहत नियुक्ति शपथ लेते हैं। उसके बाद में बात करें 148 का क्लोज 3 यानी कि कैग की सेवा शर्तें हैं, और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। किस अधिनियम के तहत करती है? तो कैग अधिनियम बना था 1971, इसके तहत सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। यहां से अच्छा प्रश्न बनने की उम्मीद है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 का क्लोज 4 सेवानिवृत्ति के बाद यानी कार्यकाल पूरा होने के बाद कैग संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। संघ या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकते कैग सेवानिवृत्ति के बाद। यानी कि कंडीशंस है कि आप सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद में जैसे कि अभी गिरीश मुर्मू जी सेवानिवृत्त हो गए, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 का क्लोज 4 कहता है कि आप संघ और राज्य सरकार के अधीन कोई भी सेवाओं में यानी कि अपन नौकरी नहीं कर सकते। उसके बाद 148 का 5 148 आर्टिकल का क्लोज 5 कहता है कि विभागीय कार्मिकों की प्रशासनिक शक्तियां यानी विभागीय कार्मिक यानी कैग के मुख्य अध्यक्ष आपके संजीव मूर्ति कौन है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। संजीव मूर्ति। उनके अधीन विभाग में जो भी कार्मिक होते हैं यानी कि कर्मचारी होते हैं, उनकी प्रशासनिक शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। किस अधिनियम के तहत करती है? तो कैग अधिनियम 1971 में बना था, उसके तहत करती है। 148 का क्लोज 6 वेतन, भत्ते और पेंशन की बात करता है। कैग को वेतन कितना मिलेगा, भत्ता कितना मिलेगा, पेंशन कितनी मिलेगी, वो कहाँ पर लिखा हुआ है? 148 के क्लोज 6 में। और इनका निर्धारण कौन करेगा? तो संसद करेगी, ध्यान रखना। और भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है। कहाँ से? संचित निधि से वेतन मिलता है। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ यानी ड्यूटीज एंड पावर का उल्लेख कहाँ पर है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 149 में है। और इनका निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। किस अधिनियम के तहत करेगी? तो 1971 में जो अधिनियम बना था उसके तहत करेगी।
भारतीय संविधान का आर्टिकल 150, संघ व राज्य के लेखाओं के प्रारूप का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सलाह से करेगा, और सलाह किसकी लेगा? कैग की लेगा। सलाह किसकी लेगा? कैग की लेगा। यानी कि लेखाओं का किस प्रकार से परीक्षण करवाना है, उनका प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह किसकी लेगा? कैग की लेगा। अगले आर्टिकल और कैग से संबंधित अंतिम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल संख्या 151, संपरीक्षा प्रतिवेदन। यानी कि प्रतिवर्ष कैग अपना प्रतिवेदन रखवाता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, और कैग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत। संघ सरकार की बात करें तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और बात करें राज्य में राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाते हैं, जबकि राज्यपाल उस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं प्रतिवेदन। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, यहाँ से आप लोगों को 7 स्टार लगा लेना है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, लोक निधि का अभिभावक और कहा जाता है आपके अभिभावक कैग को। यानी कि पब्लिक फंड, लोक निधि से तात्पर्य है पब्लिक फंड का गार्जियन कौन है? अभिभावक कौन है? कैग है। इसको हम लोग प्रहरी डॉग यानी वॉच डॉग की संज्ञा भी दे सकते हैं। लोक निधि का अभिभावक, मित्र और मार्गदर्शक, फ्रेंड और मेंटर, या फिर अपन कह सकते हैं गाइडेंस भी देता है। और किसको देता है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, पीएसी को देता है। किसको देता है? पीएसी को देता है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि पीएसी की फुल फॉर्म क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 10 मिनट के सेशन में अगर आप लोग जुड़े, ढंग से मनोयोगपूर्ण जुड़े, तो मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से आपके सवाल मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि परीक्षा का ट्रेंड, एग्जामिनर परीक्षा की पद्धति का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं? मोस्टली तो करंट के पर्सन भी आते हैं, लेकिन करंट के पर्सन जिस परीक्षा में हूबहू नहीं आते हैं, वो करंट के पर्सन को रिलेटेड करके आते हैं। यानी कि वर्तमान में कैग चेंज हुए हैं, कैग के नए अध्यक्ष बने हैं, तो या तो आपके कैग के अध्यक्ष का नाम पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर आपके इससे संबंधित कोई ना कोई अनुच्छेद पूछ लेंगे। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोगों को कंटिन्यू रूप से बनाएं। इसकी पीपीटी चाहिए तो आपको जो नंबर दे रखे हैं ना, यहाँ से आप पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को भी शॉर्ट नोट्स बनाना है, 10-10 मिनट के वीडियो बनाने हैं, आपको वीडियो देखने, जिससे कि क्या होगा, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। प्यारे साथियों, मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल क्या करना, मंजिल तक चल के जाना है। तो जय संविधान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी, और मेरे को लगेगा कि जो मैं वीडियो क्लास आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स किस प्रकार से प्राप्त करें। तो मेरा उद्देश्य सार्थक तभी होगा जब आप लोग मेरे अंदर नई सकारात्मक ऊर्जा भरेंगे। जय संविधान साथियों।